हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्प्लिटिंग डायग्राम इन कॉम्प्लेक्स ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ आप क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग होती है कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल को लेते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा जिससे हम उसके स्प्लिटिंग को जान सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाया हूँ। क्यूब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, और बीच में मेटल आयन है। साइड में यहाँ पे क्या है, एक एक कोना छोड़ के मैं लिगेंड बनाया हूँ। तो ये क्या होता है, ठीक इस तरह का जो संरचना होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल संरचना कैसा होता है, एक क्यूब ले लीजिए, क्यूब में एक एक कोने को छोड़ के आप क्या कर दीजिए, लिगेंड रख दीजिए, और बीच में उसके सेंटर में क्या होगा, क्यूब के सेंटर में मेटल आयन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये जो फलक है, ये फलक किस एंगल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। अगर हम सेंटर को इसको माने तो इसका एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे काटेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस कहाँ होगा, सामने वाले फलक और पीछे वाले फलक में। ये यहाँ पे काटेगा, पीछे निकल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सामने जो है वाई एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस कहाँ होगा, इस ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक में होगा। तो इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, निकलेगा इस तरह से इधर सीधा। ठीक है, और नीचे आप इधर दिखा सकते हैं, ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो लिगेंड है, 4 लिगेंड होंगे टेट्राहेड्रल में। ठीक है, इसका संरचना मैं अलग से भी बना देता हूँ। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसका जैसा स्ट्रक्चर इसमें है ठीक वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इन सभी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, सेम होगा, चाहे इसको लें या फिर इसको लें, 109 का ही बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो एक्सियल है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, उसमें एक भी लिगेंड नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब एक्सियल लिगेंड पे, एक्सियल ऑर्बिटल में नो लिगेंड। एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि एक्सियल ऑर्बिटल में कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, और जो नॉन एक्सियल पोजीशन है एक्स और वाई के बीच में, ये है एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में ये है। तो ये सब कहाँ आ रहे हैं, नॉन एक्सियल में आ रहे हैं। जितने भी लिगेंड है वो कहाँ आ रहे हैं, नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, या उसके समीप, उसके करीब आ रहा है, उसके करीब जुड़ रहा है। ठीक है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो होगा उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, एक्सियल की तुलना में। एक्सियल में क्या होगा, रिपल्सन बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ लिगेंड जो है आ ही नहीं रहे हैं। प्रतिकर्षण क्यों होता है, देखिए मेटल आयन है, ये उसका ऑर्बिटल है। जब लिगेंड आता है जुड़ने के लिए यहाँ, ठीक है, लिगेंड आपको मालूम है या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड होगा, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्बिटल भी कौन सा कैरेक्टर का होता है, नेगेटिव। लिगेंड को कौन खींच रहा है, मेटल आयन। ठीक है, लेकिन बीच में जुड़ाव किससे हो रहा है, जुड़ किससे रहा है, ऑर्बिटल से। जब ये ऑर्बिटल से जुड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन फोर्स कार्य करने लगता है। तो जहाँ रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा वहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि नॉन एक्सियल पोजीशन में क्या हो रहा है,
रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो नॉन एक्सियल पोजीशन में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, उसमें है एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तीन ऑर्बिटल जो है वो क्या है, नॉन एक्सियल पोजीशन में है। ठीक है, तो नॉन एक्सियल पोजीशन, अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल का एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कोई लिगेंड इसके नज़दीक में आता है, मेटल के नज़दीक में आता है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन डिजेनरेट रहती है। डिजेनरेट मतलब एक समान रहती है ना। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा, हुंड के नियम के अनुसार भरा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगेंड क्या हो जाता है, मेटल आयन के एकदम नज़दीक पहुंच जाता है, जुड़ने की स्थिति में आ जाता है, तब क्या हो जाता है, उसके जो ऑर्बिटल हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल, Eg क्या है, एक्सियल है, T2g क्या है, नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में रिपल्सन अलग अलग इफेक्ट काम कर रहा है, अलग अलग मात्रा में काम कर रहा है, तो क्या होता है, जो एक्सियल होता है उसका एनर्जी घट जाता है क्योंकि रिपल्सन वहाँ पे कम है, और जहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है इसमें उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देख रहे थे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता था, लिगेंड एक्सियल पोजीशन में आके जुड़ते थे 6 लिगेंड, तो उस समय Eg की एनर्जी ऊपर में थी और T2g की एनर्जी नीचे थी, लेकिन टेट्राहेड्रल में ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, तो अब आप इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर दीजिए एनर्जी को, 6 एनर्जी इसका कम कर दिए, 4 एनर्जी इसका प्रत्येक ऑर्बिटल का बढ़ा दिए, 6 दूनी 12 एनर्जी होगा 2 ऑर्बिटल का, और यहाँ पे 3 चौके 12 होगा, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल। यहाँ जो एनर्जी स्टेट डिजेनरेट स्टेट था, उससे इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, 4dq, और इसकी एनर्जी कितनी घट गई, 6dq। दोनों क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी कितनी होगी अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसमें भी लिगेंड क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक का हम अलग निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग का अलग निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डेल्टा टी लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम 0.4 कर देते हैं, इसको भी डेल्टा टी लिख देते हैं। टी को छोटा सा लिखिए आप, यहाँ पे इस तरह से दिखाए, ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ जाएगा, पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो यहीं भरेगा नीचे। ठीक है, तो वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के लिए कंडीशन क्या है, सेम है। पहला इलेक्ट्रॉन जब भरेगा यहाँ पे, उस कंडीशन में एनर्जी कितनी कम होगी, 0.6। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 1.2। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 0.6 एनर्जी कम होगी, 1.2 की एनर्जी कम होगी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वीक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। वीक फील्ड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, ऐसा लिगेंड जो स्प्लिटिंग कम करा पाता है, स्प्लिटिंग कम करा पाता है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हुंड्स के रूल के अनुसार ही भरते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ भरा, उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में भरेगा, T2g स्टेट में भरेगा, उसके बाद फिर से यहाँ भरेगा, फिर ऊपर में भरेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है किस तरह भरता है। तो पहले हम वीक फील्ड का ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2g में, मतलब यहाँ पे 1.2 में से कितना एनर्जी हम कम करेंगे, ये अनस्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, 0.4। यहाँ 0.4 करेंगे तो क्या बचेगा, 0.8। और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.4। यहाँ पे -0.4 करते जाइए। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब स्थिति क्या हो जाएगी, सिंगल 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 सिंगल। ये क्या हो गया, D5 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब D6 में इलेक्ट्रॉन जो भरेगा, यहाँ पे D6 का यहाँ पे एक पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे D6 में फिर एनर्जी कितनी है, स्टेबलाइज हो जाएगी। ये तो क्या क्या हो गया था, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर, दोनों क्या हो गया था, बराबर हो गया था। स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गई थी, 0।
अब एक इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आ रहा है, मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी 0.6। इसी को रिपीट कर दीजिए, जैसे जैसे पहले भरा था वैसे वैसे ये भरते जाएगा। 1.2, 0.8, 0.4, D10 में 0। ठीक है, यहाँ पेयरिंग एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो D1 और D2 का तो कॉन्सेप्ट सही है, वहीं भरेगा। D3 कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है इसलिए D3 कहाँ जाएगा, 1 2 तो भरे ही है, उसका तो हम निकाल ही लिए हैं। D3 कहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये लीजिए हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही जाता है। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.8। ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, यहाँ पे एक पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी यूज होगी, प्लस आप यहाँ पे क्या कर देंगे 1p। ठीक है, अगर 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा दे, D4 कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो स्थिति क्या हो जाएगी, यहीं भरेगी। इसका मान क्या हो जाएगा 2.4, इसमें 0.6 जोड़ देते हैं और पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 2p। यहाँ पे कोई पेयर नहीं था, यहाँ पे 2 पेयर है, पेयरिंग एनर्जी लग रही है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, D5 का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, स्थिति क्या हो जाएगी, अब जो है यहाँ से अनस्टेबलाइज होना चालू करेगा ये। ठीक है, D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, T2g में। मैं इसको शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 0.4 वैल्यू कम करना पड़ेगा, 2.0 प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, 2 पेयर है, यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, मतलब 2p। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग जो है वो क्या है, 2 ही पेयर है, इसलिए 2p। D6 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आएगा। D6 यहाँ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन फिर से, -4 करो यहाँ पे फिर से वैल्यू, -4 करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस। अब बताइए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कितनी लग रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक पेयर ऑलरेडी है, एक पेयर तो एक पेयर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर है, एक पेयर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक पेयर पहले से ही मौजूद था। यहाँ पे स्प्लिटिंग होने के बाद में पेयर कितने हैं 2, तो 2 में से 1 घट जाएगा, मतलब यहाँ पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, केवल 1 बचेगी। ठीक है, जितने पेयर होंगे आपको उतना पेयर माइनस करना है। ठीक, D7 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एनर्जी कितनी हो गई, -4 कीजिए 1.2 D7 में, प्लस अब बताइए यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ भी 2 पेयर है और कोई पेयर नहीं है, मतलब यहाँ से पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ D7 से खत्म हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या, D8 का। D8 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऊपर में ही पेयर करेगा, हुंड्स रूल के हिसाब से सिंगल 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 देन पेयरिंग। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8। ठीक है, ये D8 के लिए है। D9 कर देते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं, कंडीशन क्या आ जाएगा 0.4। ये क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबलाइज है। ठीक है, 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0। ठीक, तो ये चार्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे एक्सियल नॉन एक्सियल होते हैं, कैसे स्प्लिटिंग होती है, और सबसे अहम बात उसकी वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में स्टेबलाइजेशन कितनी होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्टेबलाइजेशन कितनी होती है। तो वीक फील्ड लिगेंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, केवल ये वाला D4। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लेके स्टेबलाइज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है।
ये कुछ इस तरह का है, 4 लिगेंड स्क्वायर के 4 कोने पे, और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। ये जो वाइट बोर्ड है, अगर हम इसको स्क्वायर का फेस मान लें, एक ऊपर और एक क्या होगा, नीचे होगा। तो ऊपर वाले को इधर दिखा दिया, नीचे वाले को इधर दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान के चलिए ये ऊपर और नीचे जो जेड एक्सिस है, ये क्या एक्सिस है, मान के चलिए एक्स, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, जेड। तो जेड एक्सिस के लिगेंड को हम यहाँ से दूर करते जाते हैं, तब की स्थिति क्या होती है। तो हम यहाँ ऊपर खींच दिए, इसमें इसको लंबा बना दिया, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, ईजी और T2G के समान होती है। T2G क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, ईजी। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इधर 10 DQ मानिए सीधा सीधा, या इसको आप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ले लीजिए, ठीक है। बार बार वही चीज़ को लिखना ठीक नहीं है, आप समझते होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर प्रीवियस वीडियो को देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जेड एक्सिस वाला जो लिगेंड है वो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। मतलब जेड एक्सिस में रिपल्सन कम होगा। अभी मैंने बताया लिगेंड और मेटल लाइन के ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, उसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है। जिसमें रिपल्सन नहीं होता उसकी एनर्जी घट जाती है। तो जेड एक्सिस के लिगेंड को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्या होगा, जेड एक्सिस का जो रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कितना, काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस से तो चला ही गया है। तो यहाँ पे हम एक ऑर्बिटल बना देते हैं, क्या, dz², ठीक है। इसी टाइप से जितना एनर्जी इसका कम हुआ उतनी एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी, dx² y² की, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक नो डाउट। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या है, जेड और एक्सिस का इफेक्ट तो यहाँ भी है, ठीक है। जेड एक्सिस का इफेक्ट यहाँ भी है, और x² y² वाले तो अभी भी क्या है, लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी स्प्लिटिंग होती है। जो dx² और y², जो dx और y जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है कुछ इस तरह से। तो dxy कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, ठीक। और dyz और dzx वो क्या रह जाते हैं, यहाँ पे एक समान एनर्जी लेवल पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति क्या होती है, जो डेल्टा O है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डेल्टा O जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब इसकी एनर्जी डिफरेंस क्या हो गई, बहुत बढ़ गई ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल से इसकी एनर्जी डिफरेंस क्या हो गई, काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है उसकी एनर्जी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल के बराबर ही एनर्जी डिफरेंस होता है। और यहाँ का जो डिफरेंस होता है 2/5 ऑक्टाहेड्रल के 2/5 के बराबर। और यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है dz² और dyz dzx का, वो क्या होता है 1/12 ऑक्टाहेड्रल के बराबर, ठीक है। और इस तरह का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। कुछ मेटल आयन है जो बनाते हैं, जैसे कि निकल 2+, प्लेटिनम 2+ और पैलेडियम 2+, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले यहाँ yz zx में, dz² में, dxy में और dx² y² में, ठीक है। तो इनका क्रम कुछ इस तरह का भरते हुए लेके जाना है, ठीक। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी इस तरह के नॉलेजेबल टॉपिक्स जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद।